जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। सामाजिक अध्ययन भारत और समकालीन विश्व भाग 1 कक्षा 9 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1 से, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? उत्तर होगा, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुई। पहला पॉइंट में है, फ्रांस का समाज 3 वर्गों स्टेट्स में बटा था। पहला पादरी, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा साधारण जनता। पहले और दूसरे वर्ग के पास विशेष अधिकार थे, जबकि तीसरे वर्ग को करों का बोझ उठाना पड़ता था। भाग 2 है, दूसरा पॉइंट है, राजा लुई 16वां का खर्चीला दरबार और युद्धों में धन खर्च होने से राजकोष खाली हो गया। तीसरा पॉइंट, अनाज की कमी, अकाल और महंगाई से आम जनता परेशान थी। चौथा पॉइंट है, प्रबोधनकालीन विचारकों जैसे रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। पांचवा पॉइंट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सफलता ने जनता को प्रेरित किया। इन परिस्थितियों ने मिलकर फ्रांस की जनता को विद्रोह के लिए तैयार किया और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। प्रश्न 2, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी? तो उत्तर होगा, सबसे पहले हम जानेंगे फायदा मिला किनको। तो किसानों, मध्यम वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, छोटे व्यापारी और श्रमिकों को ये सब फायदा मिला। उन्हें सामंती प्रथा से मुक्ति और समान अधिकार मिले। अब जानेंगे सत्ता छोड़नी पड़ी किसे? तो राजतंत्र, राजा और रानी तथा अभिजात वर्ग और पादरियों को सत्ता छोड़नी पड़ी। अब जानेंगे निराश हुए। तो गरीब किसान और मजदूर निराश हो गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह सुधरेगी, लेकिन भारी कर और गरीबी में बने रहें, यानी वे निराश हो गए। प्रश्न 3, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गए? उत्तर होगा, फ्रांसीसी क्रांति ने पूरी दुनिया को गहरी विरासत दी। पहला, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। फिर है दूसरा, सामंती व्यवस्था का अंत और नागरिकों के अधिकारों की स्थापना। तीसरा, लोकतांत्रिक शासन की नींव। चौथा, मानवाधिकारों का विचार जो आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार घोषणा 1948 तक पहुंचा। पांचवा, दुनिया के कई देशों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता आंदोलनों को प्रेरणा मिली। प्रश्न 4, प्रश्न है आप लोगों के सामने, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। उत्तर होगा, आज हमें जो जनवादी अधिकार प्राप्त है उनका मूल फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा, विचार और धर्म की स्वतंत्रता। चौथा,
न्याय पाने का अधिकार। पाँचवा, संपत्ति का अधिकार। छठा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सातवां, शासन में भागीदारी का अधिकार। प्रश्न 5, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? उत्तर होगा हाँ, मैं इस तर्क से सहमत हूँ। सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा में अंतर्विरोध थे। जैसे पहला, समानता की बात कही गई लेकिन महिलाओं और दासों को यह अधिकार नहीं दिया गया। दूसरा, संपत्ति का अधिकार घोषित किया गया लेकिन गरीब वर्ग की पहुंच संपत्ति तक नहीं थी। तीसरा, मतदान का अधिकार केवल कर चुकाने वालों को मिला जबकि आम जनता वंचित रही। अर्थात अधिकार सार्वभौमिक कहलाए पर वास्तव में वे सबके लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं थे। प्रश्न 6, प्रश्न है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? उत्तर होगा कि नेपोलियन के उदय को निम्न तरीके से समझा जा सकता है। पहला, फ्रांसीसी क्रांति के बाद राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध और अराजकता का माहौल बन गया। दूसरा पॉइंट है, जनता को एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता थी। तीसरा पॉइंट है, नेपोलियन बोनापार्ट एक कुशल सेनापति था जिसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। चौथा पॉइंट, 1799 में उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया और स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। सम्राट का पद उसने आपको घोषित कर लिया। पांचवा पॉइंट है, उसने प्रशासनिक सुधार, शिक्षा और कानून नेपोलियन कोड लागू किए, लेकिन साथ ही उसने राजशाही जैसी तानाशाही भी स्थापित कर दी। इस प्रकार नेपोलियन का उदय जनता की स्थिरता की चाह और उसकी सैन्य सफलताओं का परिणाम था। इसी प्रकार से यह पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति का प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।